नमस्कार। आज है 20 जून, दिन शुक्रवार। देश दुनिया की खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। खबर सबसे पहले बिहार की। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज सिवान में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार भी लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें निशाने पर जरूर रखा। अपने संबोधन का अंत करते करते प्रधानमंत्री ने यह सवाल भी उठा दिया कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के बाद माफी क्यों नहीं मांगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर उनके जन्मदिन 11 जून को बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा है। यह विवाद एक वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर दावों के साथ शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि समारोह में अंबेडकर की तस्वीर का दुरुपयोग हुआ। विपक्ष खासकर बीजेपी ने इसे दलित विरोधी करार दिया। हालांकि राजद ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शुक्रवार सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। द लेंस संवाददाता के अनुसार थाना छोटे बेटिया को कोटरी नदी पार के ग्राम आमाटोला व कलपर के मध्य जंगल पहाड़ी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हुई। एक महिला नक्सली का शव लेकर कुछ जवान वापस आए हैं। माओवादियों की सूचना के आधार पर डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने यह ऑपरेशन चलाया था। इससे पहले छोटे बेटिया इलाके में 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ 5 साल के लंबे अंतराल के बाद सिक्किम के नाथुला दर्रे से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा आज फिर से शुरू हो गई। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पहले जत्थे को औपचारिक रूप से रवाना किया। इस जत्थे में 33 तीर्थयात्री शामिल हैं, जिनके साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 2 नोडल अधिकारी और एक डॉक्टर भी हैं। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को 1 अगस्त से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना पिछले 2 साल से ज्यादा समय से बंद थी। मुख्य न्यायाधीश टीएम शिवगमन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने साफ कहा कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना अनिश्चित काल तक बंद नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बंगाल में अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष शर्तें या नियम लागू कर सकती है, लेकिन अगस्त से योजना को पूरे राज्य में शुरू। आपको बता दें कि मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा की फंडिंग रोक दी थी। कारण योजना के क्रियान्वयन में कई खामियां पाई गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से चर्चा में चल रही एयर इंडिया ने आज 8 फ्लाइट फिर कैंसिल कर दी। इनमें 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, दुबई और मेलबर्न रूट्स पर अपनी कई उड़ानें रद्द की हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह फैसला तकनीकी और परिचालन कारणों से लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एयरलाइन से संपर्क करें। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के 1 सप्ताह के बाद 202 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। डीएनए मैच होने के बाद यह कार्रवाई की गई। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि अब तक 220 डीएनए शवों से मैच हो चुके हैं। संबंधित परिवार वालों से संपर्क कर शवों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1% से ज्यादा की बढ़त हासिल की। मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की आशंका कम होने और विदेशी संस्थागत निवेशकों की कैश मार्केट में खरीदारी लौटने से बाजार का माहौल बेहतर हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 82,408 और निफ्टी 25,112 के स्तर पर पहुंच गया। द लेंस की खास रिपोर्ट में आज बात चीन के प्रतिबंधों से कैसे प्रभावित हो रहा है भारत। दरअसल रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर चीन द्वारा अचानक रोक लगाए जाने का असर भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर पड़ रहा है। चीन पूरी दुनिया को 90% दुर्लभ धातुओं का निर्यात करता है। इस संकट पर द लेंस ने विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर पढ़ सकते हैं। और अंत में खबर जरा हटके में चर्चा रॉकेट के आविष्कार से जुड़ी। रॉकेट का जिक्र आता है तो अंतरिक्ष की यात्रा से लेकर युद्ध के मैदान और आतिशबाजी का नजारा हमारी आंखों में दिखने लगता है। तो पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं कि आखिर
रॉकेट आया कहां से? रॉकेट की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में चीन से। जी हाँ, चीन के वैज्ञानिकों ने बारूद की खोज की थी और फिर क्या, उन्होंने सोचा क्यों ना इस बारूद को एक बांस की नली में भरकर आसमान में उड़ाया जाए। ये थे दुनिया के पहले रॉकेट जिन्हें फायर एरो या आग के तीर कहा जाता था। हालांकि इसका सटीक आविष्कारक कोई एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन चाइनीज मंगोल युद्धों में इनका जिक्र मिलता है। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रॉकेट का आविष्कार टीपू सुल्तान ने किया था। इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। खैर, चीन में 1232 ईस्वी में काइफेंग की लड़ाई में इन फायर एरोज का इस्तेमाल हुआ। मंगोलों के खिलाफ चीनी सेना ने इन रॉकेट्स को छोड़ा, जो बारूद से भरे बांस के तीर थे। ये उड़ते, फटते और दुश्मनों में दहशत मचाते। लेकिन रॉकेट का असली जलवा तो 18वीं और 19वीं सदी में देखने को मिला। भारत में टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है, उन्होंने 1970 के दशक में मैसूर रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। ये लोहे के रॉकेट थे जो ब्रिटिश सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। इन रॉकेट्स की रेंज थी 2 किलोमीटर तक और इसके आगे ब्रिटिश सेना की तोपें भी फीकी पड़ जाती थी। टीपू सुल्तान के बाद ब्रिटिशर्स ने इन रॉकेट्स को कॉपी किया और नेपोलियन युद्ध में इसका इस्तेमाल किया। तो अगली बार जब आप आसमान में रॉकेट देखें, याद रखिएगा ये सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी जुनून और सपनों की उड़ान है। हालांकि युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स तबाही ही लाती हैं, यह चिंता की बात है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए द लेंस की वेबसाइट पर विजिट करें, जहां आप देश दुनिया की हलचल से रूबरू होंगे। शुक्रिया।